हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नव संवत्सर 2083 रौद्र संवत्सर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संवत्सर शुरू हुए कुछ दिन बीत चुका है और जिस दिन शुरुआत हुई थी इस संवत्सर की, उस दिन से यानी प्रतिपदा को हमने प्रख्यात ज्योतिषी मनीषा आहूजा मैम के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। आज उस पॉडकास्ट का पार्ट 2 आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हो रही हूं। खास बात इस पॉडकास्ट की ये है कि उन्होंने बाकायदा टाइम फ्रेम दिया है, मतलब किस तारीख से किस तारीख तक क्या घटना घटित हो सकती है, वो सटीक तारीख आप लोगों को मिलने वाली है। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। मनीषा मैम की भविष्यवाणियां हमेशा ही सच साबित होती रही हैं, इसलिए उम्मीद मैं कर रही हूं कि इस पॉडकास्ट में भी वही होने वाला है। लेकिन आप भी जो हमेशा करते हैं वो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। और चलिए अब आप देखिए मनीषा आहूजा मैम के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 2। मैं चाहती हूँ कि ज्योतिष ये जो हमारी पुरानी विधा है उसके नाम पर अभी फटाफट से पहले तो आप एक लाइक कीजिए पॉडकास्ट को। अब ये जितनी भी तारीख मैंने नोट की है ना मैम, ये सब मुझे बहुत डराने वाली, बहुत घबराने वाली। डराने वाली नहीं, ये ध्यान रखिए कि भारत की कुंडली में CSP चार्ट में बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। मगर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम इस चार्ट में ये आती है, और मैंने टाइम क्यों बताया कि जो ज्योतिष के एंथुजियास्ट हैं वो इस चार्ट को बनाएं, उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में चौथे घर में बैठे हैं, मगर अष्टमेश जो शुक्र हैं वो एग्जॉल्ट हो रहे हैं। एग्जॉल्ट मतलब उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में, लग्न में, और आपस में ये दोनों स्क्वायर में आ गए, केंद्र में आ गए एक दूसरे से। अष्टमेश और लग्नेश का केंद्र में आना, जुपिटर वीनस जो है ये हमेशा थोड़ा सा ब्लडी सिचुएशन दिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर दिखाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। तो मैंने आपको कहा कोई ना कोई जुडिशियल या कोई ऐसा वर्डिक्ट आना किसी धर्म स्थान को लेके या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। अब जब कुछ भी नहीं था तो खामने का वहाँ पर जो भी जैसे भी US ने ड्रोन किया और यहाँ पर आपने देखा प्रोटेस्ट हो गया। अब ये हम एनविजाज नहीं कर सकते थे, हम इसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही देखेंगे। ठीक बात है। अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमने तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैंने 26 दिसंबर को बता दिया था कि 3 जनवरी से, और 3 जनवरी का डेट दिया मैंने। उसी समय वेनेजुएला का 3 जनवरी वाज द डेट वेनेजुएलन प्रेसिडेंट वाज पिक्ड अप बाय, और वहीं से वो एक कहानी ऑयल गैस वो जो चल रही है वो सो चल ही रही है। अभी भी कोई अंत होता है इसका दिखाई दे नहीं रहा है। हम क्या इलेक्शंस के ऊपर भी आगे भारत में होने वाले इलेक्शन पे भी चर्चा कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो बंगाल इलेक्शन है ये तो बस अभी नव संवत्सर आज शुरू हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुई हैं डेट्स। तो अब उन डेट्स को देख के भी अगर आपने कुछ स्टडी किया हो स्पेशली फॉर पश्चिम बंगाल। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब दोबारा CM बनेंगी। अब ये करियर वीकन हो रहा है, मैं ये बोलूँगी वीकन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी अब चीफ मिनिस्टर है। मैं एक चीज़ हमेशा समझना चाहती हूँ कि क्या ममता बनर्जी की सटीक कुंडली किसी के पास है? कैसे आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, अब इसमें ना हम सटीक कुंडली समय के साथ नहीं होती। हाँ, ठीक है। हाँ। समय के साथ तो मिलेगी ही नहीं, कैसे आपको मिलेगी? तो इसमें आप प्रोग्रेशन के चार्ट्स देखते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास डेट होती है, तो आप प्रोग्रेशन के चार्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना। बृहस्पति का, जिसे आप नाड़ी प्रवेशिका समझें, है ना। तो ये जो नाड़ी प्रवेशिका है ये इवेंट्स का एक आपको सर्टन पर्सपेक्टिव देती हैं, ये फैक्ट है ना। और आप जब इनका भी ओथ टेकिंग, जब इन्होंने ओथ लिया तो उस समय का तो चार्ट आपके पास होता है ना। तो फिर वहाँ से भी आप ऑफ कोर्स वो समय भी देख सकते हैं और एक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं इनके आगे के समय का। वीकेंड लगता है, बट हाँ ये मैं बात मानती हूँ कि ममता बनर्जी का एग्जैक्ट डेट और टाइम कहीं अवेलेबल नहीं है। और पुराने ज़माने में तो मगर जो बाकी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए उनके अब घर से तो कोई आके हमें डेट और टाइम नहीं दे रहा है। हाँ। है ना। तो ये कई बार पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करना थोड़ा सा पेचीदा होता है ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं है तो थोड़ा प्लस माइनस जाता है। बट माई सेंस इज दैट बंगाल जो है वो चेंज देखेगा इस बार। ओके, मुख्यमंत्री बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है। हाँ, मुख्यमंत्री ये अब नहीं बनती, दिखती हैं। ठीक है। अब मैं, क्योंकि हमने राजा और मंत्री डिस्कस कर लिया है और आपने मुझे कहा गृह मंत्री कौन होगा तो मैं आगे बताऊंगी। तो गृह मंत्री बताइए और उसके साथ साथ फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या है गृह मंत्री को लेकर? हाँ, देखिए गृह मंत्री
हम कैसे देखते हैं नव संवत्सर में हम सिम संक्रांति पकड़ते हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि अगर सारे मंत्री जो है संक्रांति की डेट पर निकाले जाते तो संक्रांति तिथि कितनी इम्पोर्टेंट तिथि है। आज की डेट में लोगों को पता ही नहीं है संक्रांति कब आती है। ठीक बात। संक्रांति को ज़रूर समझें। 16 इंग्रेस का वो जो दिन होता है, जिनको अमावस्या पे हम जैसे पितरों के लिए हम कुछ सामान निकालते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, संक्रांति पे भी ये काम किया जाता है। संक्रांति एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है। संक्रांति तिथि पे गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ना, छिन्न मस्तिका सहस्त्रनाम पढ़ना। संक्रांति तिथि पे जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो गायत्री मंत्र का ही एक माला करे। मतलब एटलीस्ट उस दिन कुछ पूजा, उपासना, आराधना करनी है। संक्रांति इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और अब मुझे लगता है हम सिर्फ मकर संक्रांति छोड़ के और किसी संक्रांति पे दान नहीं करते हैं और किसी संक्रांति पे पूजा पाठ नहीं होती है। मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपके घर में 12 संक्रांति के ऊपर ऐसी विशेष पूजा पाठ या दान का प्रचलन अभी तक है, परिवार निभा रहे हैं। वरना मैंने यही देखा है कि अब सिर्फ मकर संक्रांति का ही मैं कह सकती हूँ कि दैट सेलिब्रेशन वो मकर संक्रांति का ही बचा है, बाकी तो हम नहीं देखते हैं। संक्रांति एक इम्पॉर्टेंट डे है। अभी तो हम देखते हैं कि 14 जनवरी को हमें पता है कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, मगर अभी भी आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेगा कि 23 दिसंबर को सन जो है कैप्रिकॉर्न में आ गया। अब लोग आकर बहस करते हैं, कई बार कहते हैं मेरा बर्थडे तो 20 जुलाई का है, मैं लियो हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अब सिम संक्रांति तो 12 और 16, 17 अगस्त के बीच में होती है। तो आप करके हमारी तरफ से आप अपना चार्ट बनाएं और आप देख लेंगे what the newspapers और the western system of astrology is different than this। अब वहाँ पर confusion हो जाती है। तो अगर कैप्रिकॉर्न में सन की एंट्री 14 जनवरी में, सन एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, एक साइन 30 डिग्री का है, तो अप्रॉक्सीमेटली जिसे हम कहते हैं 12 से 16 के बीच में ऑफ एवरी मंथ आपको संक्रांति तिथि आएगी। 12 से 16 के बीच में, है ना। तो उसका आप ध्यान रखें और वहाँ से ही अपना सनसाइन समझें। ठीक बात। और आपको संक्रांति पे कौन सी पूजा पाठ करनी है वो मनीषा मैम ने आपको पहले बता दिया। कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र पढ़ लो, सूर्य की उपासना करिए। हाँ, इतना तो सभी को पता है। हाँ। कुछ भी नहीं समझ और हनुमान चालीसा कर लीजिए, तो सबको पता है। हनुमान चालीसा मुश्किल नहीं है, कोई बहुत संस्कृत नहीं पढ़ने को बोल रहे। और मतलब देखिए, श्री राम स्वयं, जैसे कहते हैं ना कि इक्ष्वाकु कुल स्वयं सूर्यवंशी राम, आप उनकी उपासना करें, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, आप थोड़ी सी रामचरित्र मानस पढ़ें संक्रांति पे। बड़ा बिना मांगे आपको उपाय मिल गया है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, आपको अपनी साधना क्रिएट करनी पड़ेगी। ये साधनाएं हैं और जो साधना है उससे बड़ा कोई उपाय भी नहीं है। आपका वो कहना कि विष्णु सहस्त्र नाम को आप क्यों सबसे ऊपर रखती हैं, वो बहुत वायरल हुआ, मैं आपको बताऊं। अच्छा। लोगों ने बहुत पसंद किया और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जब लोगों ने इतना पसंद किया है तो ज़रूर उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में उसे ढाला भी होगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू भी किया होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी वो बात कि वैसे तो तमाम सहस्त्र नाम हैं, लेकिन उनमें भी क्यों विष्णु सहस्त्र नाम ऊपर है। तो इनकेस आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि वो बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। अब आज आई एम श्योर कि आपकी इस बात से संक्रांति को लेके भी थोड़ा और उत्साह लोगों के मन में जगेगा और हम ये देखेंगे कि हर महीने की वो 12 से लेके 16 तारीख के बीच में कुछ घरों में, मैं तो ये मानती हूँ मैम कि अगर हमारी बातचीत से 10-12 लोग भी बदल जाएं, 20 लोगों तक भी वो विद्या पहुंच जाए, तो मैं उसको भी अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि इतना भी हमने कर लिया। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी के चित्त की स्थिति को ऊंचा उठाने में, ये मैं कहूँगी ये हमारी पुष्पांजलि है उस ईश्वर के श्री चरणों में कि हमने जो लोग हैं उनके चित्त की स्थिति को उठाने के लिए, उनको ये अगर हमारी बात लगी, वो जाप करेंगे, उनके अपने चित्त की स्थिति उठेगी। तो इससे बड़ी क्या उपासना हो सकती है। ये हमारी पुष्पांजलि है ईश्वर के श्री चरणों में। राइट। तो अब मैं वापस आती हूँ सिंह लग्न के ऊपर। हाँ। सिंह लग्न आपने बताया कि हम उससे चेक करते हैं कि होम मिनिस्टर कौन रहता है। सिम संक्रांति, सॉरी। हाँ, जब सिम संक्रांति को वार देखते हैं तो वहां से हम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री डिसाइड करते हैं। इसे हम दुर्गेश भी बोलते हैं। तो इस बार सिम संक्रांति पे हम कहते हैं कि दुर्गेश या होम मिनिस्टर चंद्रमा है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत सुपीरियर रहेगी। हम इसको भी संभाल लेंगे और हम इसको भी संभालेंगे। हम हर साइड, हम बहुत, हमारी फाइटिंग बहुत ज़्यादा, हम कटु वचन या हार्श स्टांस ना लेकर, बट बहुत फाइन डिप्लोमेसी होगी चंद्रमा के दुर्गेश होने के कारण।
ये आप जान लीजिए इस साल ऐसा होगा। बहुत फाइन फॉरेन पॉलिसी जो है, या जो फॉरेन मनूवर्स हैं, या जो डिप्लोमेसी, जो भी मतलब बेसिकली एस जयशंकर जी जो हैं वो बहुत फाइनली अपने काम को करेंगे। क्या बात है। और इसकी ज़रूरत मुझे लगता है इस समय ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कौन सा एक साइड लीजिए, और ज़्यादातर देश उसी में मारे जा रहे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारी डिप्लोमेसी शानदार रहने वाली है। हमारी शानदार रहेगी। मैं तो बहुत पहले से कह रही हूँ कि हमारा देखिए, दुनिया पोलराइज होगी, ये भी मैं 22 से बोल रही हूँ। उसमें मैं स्पेसिफाई करती थी कि ईरान, रशिया, चाइना इस साइड होंगे, और उसके बाद यूएस, सऊदी अरेबिया। अब आप देखें ये जो एक पूरा वो बैठ रहा है और इजराइल इस साइड होंगे, तो एक बेस्ट फ्रेंड रशिया एक साइड पर है और दूसरा बेस्ट फ्रेंड एक साइड पर है। तो मतलब ये इट हैज़ टू बी अ वेरी डेवलप्ड एंड हाईली नुआंस्ड फॉरेन पॉलिसी। शानदार। तो ये हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं हमें मालूम चल गया। लेकिन फाइन, ये साल भी देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा एंडेवर कुछ भी हो, पर लक हमें फेवर नहीं करता, या साल भी हमें फेवर नहीं करता। जैसे शनि जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स, थोड़ी परेशानी तो आएगी। शनि जब रोहिणी नक्षत्र में आया था, राजा दशरथ द्वारा कृत, ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल स्तोत्रम है। जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आया और ड्रॉट और फैमिन की स्थिति आने की संभावना हुई, तो राजा दशरथ ने शनि ग्रह से प्रार्थना की, और ये दशरथ कृत शनि स्तोत्रम जो है इससे स्तुति करी। ये जो स्तोत्रम है कि जब तुम रोहिणी नक्षत्र में आओ तो मेरी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। तो जब दशरथ जी को प्रार्थना करनी पड़ गई, तो फिर आज के लोगों की तो कहना ही क्या। ये शनि रोहिणी नक्षत्र का मैंने वहां से आपको ये पॉइंट दिया कि कैसे आपको परेशान करता है। हाँ। अलग अलग तरीके से। मैं नहीं कह रही हूँ हर बार ड्रॉट और फैमिन की स्थिति है, मगर और 29 में ही गवर्नमेंट चेंज होगी, तीसरी बार पता नहीं जो भी बनते हैं प्रधानमंत्री या जिसकी सत्ता, बीजेपी पावर में आएगी 2029 में। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। जब आप बीजेपी की भी कुंडली देखते हैं, और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ, बीजेपी की मिथुन लग्न की कुंडली है, और भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली, भारत को मंगल की दशा लग गई है, और बीजेपी की कुंडली को भी मंगल की दशा लगने वाली है। दोनों कुंडलियों के मंगल जो है वो परस्पर फेवरेबल पोजीशन में बैठे हैं, तो एक सिनर्जी क्रिएट होगी। सो एनी विच वेज बीजेपी विल कम इनटू पावर इन 2029 एज वेल। अब उस समय कौन से चेहरे हैं उनकी कुंडलियां पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ये मुझे पहले ही पता चल गया बिना उनके चेहरे देखे और बिना उनकी कुंडली पढ़े कि वो जो भी टर्म में आएगा उसके लिए परेशानियां तो रहने वाली हैं। हाँ, और जैसे ही वो गद्दी पर बैठेंगे उसके कुछ वक्त के बाद ही शुरू हो जाएगी। जून 29 शुरू होगा, और शनि जो है, हाँ, मैं नहीं जानती कांटों का ताज कहना कहीं ज्यादा ना हो जाए, लेकिन हम देखिए 30 साल पहले भी ये सिचुएशन आई थी। हर 30 साल बाद शनि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र से प्रवेश करते हैं और निकलते हैं, तो समय निकल जाता है, कोई बात नहीं। उस सब समय की वो तो चाल है, काल चक्र है, वो चल रहा है, घूम रहा है। मगर इस समय कुछ दशाएं भी ऐसी हैं ना, क्योंकि हमें बहुत सारी और चीज़ें देखनी होती हैं कि जो काल चक्र 2020 से, जैसा हम खंड प्रलय देखते हैं, वो उससे पहले नहीं देख रहे। 2020 से जो चेंज शुरू हुआ, 2020 से जो चेंज शुरू हो, 2026 में स्पीड पकड़ेगा, एक्सेलरेशन पकड़ेगा, और अपना पूरा इफेक्ट आपको 29 और 32 की आंख में दिखा देगा। और वहाँ से फिर इंडिया, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। देखिए इंडिया में ना हर लेडी ने गोल्ड इकट्ठा किया हुआ है, हर लेडी के पास गोल्ड है, ठीक है। और सोना आगे जाके बढ़ जाएंगे उसके ऐसे रेट कि आप समझ जाएंगे इंडिया वैसे ही ऐसे ही बैठे बैठे भी, मतलब यहाँ पे तो हमें पुराना समझाया गया। सब लेडीज थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती गई। सबके घर में सोना। अगर आप इंडिया की टोटल वो देखें नेटवर्थ, अगर हम चेक करें इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, हाँ, that's a lot. विश्व में दूसरे नंबर पर हम आते हैं, जहां पर महिलाओं के पास वो घरों में इतना सोना रखा है। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत से इकोनॉमिस्ट का पॉडकास्ट करती रहती हूँ, हमारे जो फाइनेंस वाला पॉडकास्ट है उस चैनल के लिए। तो उन सबका एक ही कहना है कि जैसे हम जिस घर में रहते हैं उसको नेटवर्थ में वैसे नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो जाए आप घर तो नहीं बेच देंगे। तो वैसे ही वो कहते हैं ये महिलाओं ने जितना सोना इकट्ठा किया है ना, ये कुछ भी हो जाए महिलाएं तो नहीं बेचने वाली
सोना वो कहती पर्सपेक्टिव, जस्ट गिविंग पर्सपेक्टिव कि मतलब अगर गोल्ड का रेट बढ़ता है तो जिन लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ी ना। राइट और एक इकोनॉमिस्ट हैं शरद कोहली जी, उन्होंने तो यहाँ तक मेरे पॉडकास्ट में कहा कि ये जितनी भी महिलाएं और हम लोग इंडियंस हैं, हमें ट्रम्प साहब का मंदिर बनवाना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो है तब तक सोने का भाव बढ़ता ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता सोने का भाव बढ़ने से। तो हम सबकी नेटवर्थ बढ़ाने में ट्रम्प फ्रॉम एप्स्टीन फाइल्स का मंदिर बने, ऐसी बातें हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। true, मैं तो आप पढ़िए, मतलब ये जुपिटर वीनस ही बता सकता था, या ऐसा जो खुलासा है ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, ये कैनिबलिज्म और पीडोफिलिया, ये जुपिटर वीनस ही रिवील करा ना, रिवील हुई इन्फॉर्मेशन आपके सामने। नहीं तो आप तो इसलिए हम तो बोलेंगे नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति का मंदिर बने। नहीं, उन्होंने भी गोल्ड के ही टर्म में कहा था, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, और क्योंकि मुझे सारे मंत्रालय समझने हैं, तो अगला मंत्रालय हम कौन सा लेने वाले हैं? अगला हम ले लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, धनेश, बड़ी ज़रूरी है। धनेश। तो इस बार हम कैसे लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, हम देखते हैं कि संक्रांति, कन्या संक्रांति कौन से दिन है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस बार बृहस्पति के पास ही है, और बृहस्पति केंद्र में बैठ के दशम भाव को अपने देख रहे हैं। इकोनॉमी ठीक है, अभी चाहे गिरी हुई है, कोई बात नहीं, मार्केट्स थोड़ी, अब देखिए बाहर वॉर होगी, थोड़ा तो इंडिया इफेक्ट होगा, हम ये नहीं कह सकते, बट उसके बावजूद ये साल ठीक हो जाएगा। चेकर्ड होने के बावजूद मार्केट्स राइज करेंगी, ठीक, मार्केट्स राइज करेंगी। बृहस्पति दशम भाव को देख रहा है, दशमेश होके मार्केट्स उठेंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग पैसा कमाएंगे मार्केट से। गोल्ड एंड सिल्वर भी आपने चेक किया है क्या? देखिए बृहस्पति केंद्र में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, स्थिरत्व है, पावर रहेगी गोल्ड में, स्थिरत्व है। मतलब एक होता है उठना गिरना, उठना गिरना, हम ये नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं स्थिरत्व। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, वोलेटाइल नहीं रहने वाला है इस बार बहुत ज़्यादा मार्केट। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, आई एम सेइंग दिस। ठीक है, डन। तो अभी भी अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, देखिए हम ना कई बार आपको ये कहते हैं, आपको कई बार ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कहा गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, आगे जैसी आपकी इच्छा हो, लोग फिर भी कहते नहीं हमको प्रॉपर्टी में करना है, जैसे करना है, दैट्स अप टू यू। पर ये बात ध्यान रखिए कि जून 29 से जून 2032 के बीच में मार्केट्स जो है वो सफ़र करेंगी, शेयर मार्केट्स जो हैं वो भी सफ़र करेंगी, क्योंकि शनि जो है वो एक तो वृषभ राशि में थोड़ा सा वहाँ, मतलब एक थोड़ी कहानी तो है ही है ना, जून 29 के बाद वो थोड़ा सा। और हम अभी फिलहाल ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 के पहले ही हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। वो हो जाएगा, ये तो मैंने आप ही के चैनल पे पिछले साल भी बोला था। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में मैंने बोला था कि समय के पहले हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और वो एक्चुअली मैम हुआ। और सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कैसे ये हुआ, कैसे बन जाएंगे। पर देखिए मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड सिचुएशन, जो ओवरऑल स्टैकिंग है पावर्स की, सभी को परेशानी होगी, मगर अब हमें भी होगी उसमें। शनि तो रोहिणी नक्षत्र में सभी के लिए आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए आ रहा है। ठीक बात है ना। पर मैंने आपको कहा कि 2020 से जो कहानी शुरू हुई है वो पलट, जैसे कहते हैं ना कि ईस्ट राइज करेगा, वेस्ट नोज डाइव करेगा। तो ईस्टर्न जो कंट्रीज है, इंडिया, आप जानिए कि 2020 के बाद उठने का वो एक, जिसे कहते हैं ना, द पाथ इज रेडी। 26 के बाद वो थोड़ा और मुड़ेगा, और डेकेड के अंत का जो खेल है उसके बाद पूर्णतया पावरफुल हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन स्पाइट ऑफ दैट वीक आर्क। दैट आर्क इज वीक फॉर एवरीबडी, हाँ राइट, बट हम सक्सेसफुली उसको मनूवर करके पावरफुल होंगे। मतलब वो कहते हैं ना, जो लक्ष्मी बाहर इन्वेस्टेड है वो भी अब वापस मुड़ के भारत में आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, it will become a robust economy. The East will rise, India will rise and will become a superpower and also become a spiritual capital of the world. ये दो लाइनें याद करने की ज़रूरत है। और मैंने टाइम भी बताया आपको, मैंने आपको कहा कि जब कैंसर में यानी कि कर्क में जब शनि आ जाएंगे तो वर्ल्ड स्टैकिंग जो है, पावर्स की स्टैकिंग ही बदल चुकी होगी तब तक। ठीक है, ऐसा जून 34 पावर स्टैकिंग बदल चुकी। जो आज आपको पावरफुल दिख रहा है वो तब नहीं दिखेगा। और जिसको आज आप कह रहे हैं थोड़ा कम, आप देख लीजिए मोदी जी के आने के बाद
और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, पहले हम कैसे दबे हुए से, घबराए हुए से थे, अब हम कैसे ऐसे शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखाई हाँ देते बिल्कुल। अब इसमें पीपल देखिए, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्री एंड लुक एट द वे वी आर असर्टिंग आवरसेल्फ। आप इसको वो नहीं कर सकते। ये तो मतलब पावरफुल लीडर्स जो हैं फिर वो ये करते हैं। अभी तक तो हम ऐसे थे कि ओहो अच्छा हमसे गलती होगी, ओहो हम वी मस्ट गो एंड अपोलोजाइज टू पाकिस्तान। अभी तक तो ऐसा था। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है जब हम ऑप सिंदूर करते हैं अमेरिका के सामने जा कर के कि जी रोक लो, नहीं तो हमारी पूरी आबादी ख़त्म हो जाएगी। और अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने खुद ये बोला है कि कैसे गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान का फ़ोन ट्रम्प साहब के पास गया था। क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कह दिया था, दोनों पक्षों की बात कह दी थी, मैंने रुकवाया था, पर अल्टीमेटली वो सच उनके मुँह से निकल ही गया, तो वो हम सबको मालूम ही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बारिश वारिश वाला डिपार्टमेंट है ये किसके पास रहता है, और फिर इस संवत्सर में बारिश कैसी रहने वाली है? देखिए इसे हम मेघेश बोलते हैं, मगर आर्द्रा प्रवेश, सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में जब प्रवेश होता है तब एक कुंडली बनाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा तो हम आर्द्रा प्रवेश पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप में उसमें कुंडलियाँ, फिर उसमें अलग अलग, देखिए ये बादल भी अलग अलग हैं। शास्त्र में शिव पार्वती को कहते हैं ये उत्तर के बादल है, नाम है उनके, फिर ये पश्चिम के हैं, ये दक्षिण के हैं, फिर उनसे प्रार्थना की जाती है, हवन की आहुति दी जाती है कि आइए, आवाहन होता है मेघों का। आप सुनते हैं ना, पुराने आपने मूवीज़ में भी देखा कि बारिश नहीं हो रही थी, फिर ब्राह्मण हवन करते हैं, है ना। तो मेघों का आवाहन होता है, हम उस परंपरा से हैं जहाँ पे मेघों के भी नाम हैं। तो जो नव मेघ हैं, अच्छा मेघेश एक अलग चीज़ है, और एक नव मेघ में भी एक साल को देखा जाता है, मैं बताऊंगी। मेघेश हम बनाते हैं उस दिन के उस दिन के जो लॉर्डशिप है, हम देखते हैं सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश किस दिन हुआ। जैसे ही संवत्सर बदलता है उसी के बाद जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट सूर्य, देखिए पूरे साल में 27 नक्षत्रों को क्रॉस करेंगे, 360 डिग्रीज कवर करेंगे ना। हाँ। तो चंद्रमा तो एक महीने में ही सारे नक्षत्र क्रॉस कर देते, पर हाँ। सूर्य पूरे साल में एक नक्षत्र में एक बार ही जाएंगे। हाँ। तो आर्द्रा नक्षत्र में जब जाएंगे तो उस दिन क्या वार पड़ता है, तो इस बार मेघेश चंद्रमा है। जब मेघेश चंद्रमा होते हैं तो बारिश ज़्यादा ही होती है, मगर थोड़ा सा अनियंत्रित होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ा सा अल्प भी होती है, मतलब चकड़ होती है। पर नव मेघ से भी देखते हैं इसको। नव मेघ में ये साल काल मेघ का है। काल मेघ जो है ना, वो सडन आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं, बहुत वर्षा दी जिसके कारण आपदाएं हो जाती हैं। काल मेघ ऐसा साल दिखाता है, मगर चंद्रमा अच्छी वर्षा का साल है, तो जिसे कहते हैं कि फसल अच्छी होगी। अन्न जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अन्न को हम सस्येश जिसे हम कहते हैं, खाद्य पदार्थ, सस्येश और धान्येश, इसको हम, इन दोनों को हम अन्न के लिए देखते हैं। सस्येश कर्क संक्रांति से देखते हैं, वो इस बार बृहस्पति हैं, ये गर्मी के खाद्य पदार्थ को देखते हैं। जो धान्येश हैं वो बुध हैं इस बार, वो धनु संक्रांति से देखते हैं, उससे हम सर्दी के अन्न को देखते हैं। दोनों अन्न का काम करते हैं, दोनों ठीक हैं, ठीक बैठे हैं। बल्कि गर्मी का अन्न जो है, जो गेहूं वगैरह है, वो अच्छी फसल होगी इस बार, ये आप जान लीजिए। अच्छा, तो नाइस, ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। फिर तो कोई और ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारा बचा हुआ है? देखिए एग्रीकल्चर, हाँ मैं वैसे बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर जो है, आई मीन इट्स टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ नई चीज़ें उठेंगी, उभरेंगी, और इंडिया आगे जाके अपने एग्रीकल्चर को, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, आप ये जाने, इसको हम बिल्ड करेंगे, इसको हम बिल्ड करेंगे। अब जैसे इस नव संवत्सर को देखते हैं तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ को देखते हैं, तो विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल्स, मतलब भुखमरी की स्थिति बनती है आगे जाके। ठीक है। अच्छा, आपने कहा और कोई मिनिस्ट्री तो नहीं रह गई। देखिए मकर संक्रांति का जो दिन पड़ता है ना, उसमें हम निर्शेष निकालते हैं कि ज़मीन के नीचे का जो वाटर लेवल है, हाँ नहीं, जैसे रत्न ये भी देखते हैं, उसमें हम पेट्रोलियम भी देख लेते हैं, ज़मीन के नीचे की वो है ना ऊर्जा, हाँ। पेट्रोलियम। तो इस बार जो निर्शेष है वो बृहस्पति हैं। तो पेट्रोलियम की अगर आप मिनिस्ट्री कहें तो वो उसमें सिर्फ पेट्रोलियम नहीं हम देखते हैं, आप जैसे माइंस हैं, उसमें भी निर्शेष माइंस को भी दिखाएगा, जो ज़मीन के नीचे की खुदाई है, जिसमें आपको मेटल्स निकल सकते हैं, ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं, तो वो इस बार बृहस्पति हैं। इवन दैट इज़ अ गुड, बिकॉज बृहस्पति की स्थिति जो है CSP चार्ट में अच्छी है इस बार, तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम
ये आप इंडिया के लिहाज से बता ये रही मैंने, हाँ, निर्देश मैंने आपको बताया बृहस्पति कैसे देखे जाते हैं, उसको पेट्रोलियम के लिए भी देखते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव से मैंने बताया ठीक है, काम चलेगा, मतलब इकोनॉमी राइज ही कर रही है। आवर डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक मिशंस विल बी एबल टू, जैसे कहते हैं ना, स्टीयर क्लियर इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बाहर दिख रही हैं। और मैंने आपको बताया है कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त, और ज़्यादा समझें इसे तो 10 मई से 31 अगस्त, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम तो 10 मई से 10 अगस्त प्रॉब्लम तो बनी हुई है। इसलिए आपके बॉर्डर्स पे भी इसमें आवाज़ होने में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मंगल जो है राहु के साथ मिलेगा, मंगल राहु के साथ तो वृषभ राशि में मिलेगा, मेष राशि से भी 20 जून से भी, ये 20 जून से, इसमें 10 मई से 10 अगस्त प्रॉब्लमेटिक है, 10 जून से 10 अगस्त और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें परेशानियां तो चल रही हैं। अब जबकि हम कैबिनेट मिनिस्ट्री तो बनाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, साल को समझना पड़ेगा, साल रौद संवत्सर है। सीएसपी अच्छा है, मगर परेशानियां तो हैं, पर हम जूझ जाएंगे, निकल जाएंगे। ये बॉर्डर वाली जो आपने बात कही, तो ये बॉर्डर वाली बात सिर्फ पाकिस्तान के साथ टेंशन में रहने वाली है या चाइना के साथ भी टेंशन में रहने वाली है? चाइना के साथ भी टेंशन में रहेंगे। आप ये जानिए कि नेबरिंग कंट्रीज हमें घेर तो रही हैं, जिसमें आप बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, और चाइना इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो ये कहना कि बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ठीक है, ऐसा तो नहीं है। मंगल भारत की कुंडली में चंद्रमा से देखें अगर, तो मंगल योग कारक ग्रह है। चंद्रमा जो है कर्क राशि में बैठे हैं, कर्क राशि से, भारत की कुंडली की बात करें, वृषभ राशि कुंडली, कर्क राशि में चंद्रमा, कर्क राशि से अगर हम देखें तो मंगल एक योग कारक ग्रह है। जन्म कुंडली से देखें तो शनि योग कारक ग्रह है, मंगल की दशा चल रही है, ठीक है। अब इंडिया विल बी वेरी असर्टिव, बहुत एक अग्रेसिव स्टैंड लेगा, तो कहते हैं ना, ऐसे बैठ के दबने नहीं वाला है अब ये कंट्री। मगर ये मंगल की दशा जब ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जा रही है, तो ये आपको बॉर्डर्स पे लड़ाई तो कराएगी। लड़ाई मतलब जैसे हम कहें कि कुछ आवाज़ तो हो रही है बॉर्डर्स पे, बिल्कुल होगी, वो आप अभी भी देखेंगे। ये जो पीरियड है जिसका मैंने आपको बताया 10 मई से 10 अगस्त, इसके बीच में भी आप देख लेंगे। इसको ज़्यादा देखें तो 10 जून से 10 अगस्त, और मैंने आपको 20 से 30 जून के बारे में तो बताया ही है। कई बार क्या होता है कि जो आपको एग्जैक्टली बॉर्डर पे नहीं, देयर आर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दैट अ फॉरेन कंट्री डज ऑन योर सॉइल। फॉरेन कंट्री फंड्स पीपल इन योर कंट्री जो एक टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे देते हैं, जो विस्फोटक होती है। अब आप कहीं बॉर्डर पे तो नहीं हुआ, पर हम कहेंगे वहाँ से पैसा आया, यहाँ विस्फोट हुआ। तो ये पीरियड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे पीरियड्स नहीं हैं जो अब दिख रहे हैं। मैंने पाकिस्तान से आरजू काज़मी का भी 2 दिन पहले लाइव किया था, तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की तो वैसे भी हालत बड़ी बुरी है। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे कुछ व्यूअर्स को ना पता हो तो उन्हें भी बताऊं, अभी नहीं, अभी के बहुत पहले ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बना दिया गया है कि आपके घर में कोई भी जश्न होता है, पार्टी होती है, जलसा होता है, तो आप कोई एक डिश ही बना सकते हैं। अगर शादी विवाह भी है तो ऐसा है कि अगर सब्ज़ी है तो दाल ना हो, दाल है तो सब्ज़ी ना हो। जैसे वैसे तो आरजू ने कहने की कोशिश की कि बहुत बर्बादी भी होती है खाने की, और बहुत से लोग हालांकि पसंद नहीं करते कि पार्टी में भी बस एक डिश है, लेकिन ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से रूल लागू किया गया है। और ये मैं फर्स्ट हैंड जानकारी दे रही हूँ, अगर किसी को जानना भी हो तो आप खुद, आरजू ने बताया है टेक ऑफ विद एसकेटी में, हमारा जो पॉडकास्ट आरजू काज़मी के साथ है वो आप देख सकते हैं। मतलब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बावजूद इसके वो लगातार आतंकवाद को आगे बढ़ा ही रहे हैं। अब ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी अभी वो पैसा खर्च कर रहे हैं युद्ध पे भी और आतंकवाद पे भी। और क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में आप पहले कह चुकी हैं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, है ना, और तालिबान ने भी कसम खा ली है कि जी अब हम नहीं छोड़ेंगे, तुम काबुल में आए हो तो हम इस्लामाबाद में आएंगे। तो क्या ये उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये पूरी भूमिका बांधने का मतलब? शुरुआत हो चुकी है। मैंने ये भी एक बार अफगानिस्तान पे बहुत पहले एक वीडियो किया था, अपने चैनल पे किया था, कि आप देखेंगे तालिबान भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अच्छा, ह्यूमैनिटी के लिए तो अच्छा है एनीवेज ये। अब ये तो मतलब जो दिख रहा है, मैं तो आपको जो चार्ट में दिखेगा, हम तो अभी चलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि तालिबान इमीडिएटली कुछ होने वाला है, मगर ये जो आर्क है ना 29 से 32,
यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी इसमें। ओके। अब अफगानिस्तान को अगर आप देखें, अफगानिस्तान वाज हिंदू एज वी ऑल नो, देन इट वाज बुद्धिस्ट एंड देन इट बिकेम इस्लामिक। तो हिंदुइज्म से इस्लामिक नहीं होगा, हमेशा एक ट्रांजिशन का पॉइंट लेंगे। अब ट्रांजिशन का पॉइंट हुआ, यहाँ से आप बुद्धिस्ट हो गए अगर, तो बुद्धिज्म आपको सिखाएगा अहिंसा। अहिंसा, अब अहिंसा में जो इन्वेडर होगा वो आपको पकड़ जाएगा, फिर तो आप एक ट्रांजिशन पॉइंट है बुद्धिज्म। इसलिए मैं एनी बेसेंट को कोट करती हूँ। एनी बेसेंट ने अपनी एक किताब में लिखा, द सोर्ड ऑफ भारत गॉट ब्रोकन इन द वॉर ऑफ महाभारत। ये एनी बेसेंट लिखती हैं अपनी किताब में, यानी कि क्षत्रिय जो है वो वहाँ ध्वस्त हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ, तो अब इट इज़ द टाइम ऑफ द राइज ऑफ द क्षत्रियज। इसलिए भारत को लड़ना है। अब तो आप देखें कि वो कहते हैं ना, जो ये रेस है, अब इसका मतलब अब इट इज़ बॉर्न, ये गर्म खून जो है ना, अब ये आपको देखिएगा, राजपूत, सिख, मराठा, गुरखा, ये जो है ना, ये अब इट इज़ द टाइम ऑफ द राइज ऑफ द क्षत्रियज। कि वो दैट वॉर दैट वाज ब्रोकन इन द बैटल ऑफ महाभारत, अब वो रेजरेक्शन पे जा रही है। एक मेटाफोरिक एसोटेरिक पॉइंट ले रही हूँ मैं। 2020 के बाद अब आप देखेंगे कि सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये जो क्लैन्स हैं, ये फिर से उठेंगे। ये वाली भविष्यवाणियां जब आप कर रही हैं तो आपने देखा मेरी आंखों की चमक अलग दिखाई दे रही है। और पहले वो जो डरावनी वाली भविष्यवाणियां थी, मुझे लगता था ओ बाबा ये तो ये भी गड़बड़ है। देखिए कई बार क्या होता है, हम 3-3 महीने में बैटल देखते हैं, पर एक लार्जर ट्रेंड जब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, द बैटल, वो जो महाभारत का बैटल ग्राउंड था जिसमें द सोर्ड ऑफ भारत वाज ब्रोकन, अब फिर से, और ये समय समय पर आता है, ये रेजरेक्शन ऑफ द सॉर्ड। ऐसा नहीं कि उसके बाद अब ये होगा। हाँ। ये अनेकानेक बार ऐसे राजा आएंगे या ऐसे लीडर्स आएंगे जो, जिससे आप कहेंगे कि वो जो क्षत्रिय कौम है वो फिर से उठती है। अब ये कुछ अलग पॉइंट्स हैं देखने के। इसमें ये नहीं कि साल में क्या हो रहा है या वो 6 महीने में। एक जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया कि नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ द राइज ऑफ द क्षत्रियज। मैं सनातन हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। अब आप इसमें ये देखेंगे, यहाँ से मैं एक और पॉइंट आपको बता रही हूँ। जब मैंने पार्लियामेंट का मुहूर्त भी स्टडी किया था, वहाँ से भी, और अब भी आपको बता रही हूँ कि आने वाला ये जो समय है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इससे मेरा ये पॉइंट है, पक्का है 100%। मेरा जहाँ तक जर्नलिज्म वाला दिमाग है, और क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं तो वो दिमाग तो मतलब मैं खाली खुद को ही क्यों गिन रही हूँ, वो आपका भी है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो आसानी से तो फिर नहीं बन पाएगा। उसके पीछे विद्रोह भी होगा, संभवतः दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जो हम मुस्लिम जिन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, देश में गौरक्षा होने वाली है, गौरक्षा के कानून निकलेंगे और ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये मैं कोई दिस इज़ नॉट लाइक मैं ये कोई विश पॉइंट नहीं है कि मतलब मैं चाहने ना चाहने की बात नहीं है। मैं तो पार्लियामेंट का मुहूर्त बता रही हूँ, इंडिया का चार्ट बता रही हूँ, मंगल की दशा बता रही हूँ। कुछ मुझे इसका भी क्या टाइम फ्रेम मिल सकता है? मैं ये कहूँगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड, इसको मैं भी इतना ही बोलूँगी। हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड। लेकिन आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ये कहानी अब शुरू हो चुकी है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। आप देख लेंगे जब वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ेंगी ना, तो इंडिया का मुसलमान भी ये कहेगा कि सेफ है हम यहाँ पर। मगर उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दंगे तो दिख रहे हैं होते हुए आगे भी, मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो दिखता है। इस बात का डिनायल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी अर्थ होता है संघर्ष, और दंगे बिल्कुल अलग चीज हो गई। मैं कॉन्फ्लिक्ट इज अ गुड वर्ड। सी आई हैव टू बी केयरफुल ऑफ माय स्पीच, क्योंकि हम लोग ऐसी बात नहीं बोल सकते जो किसी का मन दुखाए या किसी चीज़ को मैं इंस्टिगेट नहीं करना चाहती। ऐसे मेरी मंशा नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फ्लिक्ट शब्द, आंतरिक द्वंद्व, ये शब्द बोल देती हूँ। ये तो होने वाला है, मगर आप जान लीजिए कि हम उस कगार पर, उस रास्ते पर हम मुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये हमारे चार्ट्स दिखा रहे हैं। मैंने आपको कहा भारत की कुंडली, मंगल की दशा, हाँ। और भी बहुत सी चार्ट्स हम देखते हैं जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेदिनी ज्योतिष में बहुत कुछ देखा जाता है। मैं वो सब स्टडी करके ही आपको ये बता रही हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगा। आज नहीं तो कल ये होना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड बोल के मैं इस बात को छोड़ती हूँ।
ठीक है, अभी भी कोई मंत्रालय हमारा जो बचा हुआ है या हमने सब कवर कर लिया? हमने निर्शेष पेट्रोलियम भी देख लिया, या जो ज़मीन के नीचे का जो पदार्थ है उसको समझ लिया। फलेश भी हम देखते हैं कि वो भी, आप उसको पर्यावरण भी देखते हैं हम वहाँ से। ये मीन संक्रांति से देखा जाता है, वो चंद्रमा है इस बार। इससे हम उत्पत्ति भी देखते हैं। कितने डिपार्टमेंट दे दिए चंद्रमा को आपने? हाँ, चंद्रमा और बृहस्पति को काफ़ी डिपार्टमेंट मिले हैं इस बार, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो वो भी बढ़िया रहने वाला है। हाँ, अन्न ठीक है। दुग्ध उत्पादन जब ऐसा होता है तो दुग्ध उत्पादन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, असली दूध बढ़े, मैं तो यही चाहती हूँ। सिंथेटिक दूध की बाढ़ है मार्केट में। पर बहरहाल, तो ओवरऑल अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 100 में से अगर मैं आपको नंबर देने को कहूँ इस संवत्सर को, तो आप कितने नंबर दे रही हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट और ये वो सब देखते हुए? देखिए, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, या वो कहते हैं ना, एक यंग गर्ल हैज़ गॉन इनटू इंजीनियरिंग, तो हम क्या उसका फर्स्ट ईयर का नंबर दें? हम कहते हैं कि हमें दिख रहे हैं उसके वो 4 साल जो उसने पढ़ने हैं, उसके बाद उसका क्या होना है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है। इसलिए आप बीई के पहले साल को बताइए, वो पहले साल का क्या है। मैंने आपको बताया 26 से कहानी शुरू है। हाँ। अब 26 से 32 में बहुत छटनी है, बहुत चेंजेस हैं, बहुत, जिसे कहते हैं जो पहिया है ना, वो बिल्कुल अपना फुल सर्कल पे आ जाएगा। ये होने वाला है। अब इसमें इसे अच्छा बताएं या बुरा बताएं, इसमें बुरी बातें भी होंगी, क्योंकि वो जो फाइनल चेंज है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इसलिए वैसे देखा जाए साल अच्छा है। बृहस्पति केंद्र में बैठे लग्नेश होकर, मगर बृहस्पति उच्च के अष्टमेश के साथ केंद्र में आ गए तो राइटिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। मगर यहाँ पर मैं एक और बात बोलूँगी, यहाँ पर इस बृहस्पति की ये मंगल पर दृष्टि है जो सप्तमेश है और द्वितीयेश भी हैं। कुछ मुस्लिम कंट्री से हमें फ़ायदा होगा, हमारे कुछ डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेंगे उनके साथ और हमें फ़ायदा ही होगा। ये एक पॉइंट है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इस साल, एक्सपोर्ट्स इन स्पाइट ऑफ द टैरिफ्स बढ़ेंगे, इन स्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन। हमारी जो एक परसेप्शन है, इंटरनेशनल परसेप्शन है, वो ख़राब नहीं होगी, बढ़ने ही वाली है। वी विल रियली, जैसे कहते हैं ना, India is arriving, it will arrive every year now. Will arrive at some point or the other every year. So वो कहते हैं ना, now is our time. अब ये हमारा समय है। अब इस समय में बहुत सारे परेशानियाँ आती हैं। जब ये काल चक्र घूमता है, परेशानियाँ आती हैं। मैंने वही कहा ना कि इंजीनियरिंग में एक बच्ची पढ़ने गई है, मैंने 4 साल बाद। हाँ, सबसे अच्छा प्लेसमेंट हमारा ही होने वाला है, ये मैं समझ गई। मतलब इट्स गोइंग टू बी गुड, बट देखिए कई बार रक्तपात होता है ना, थोड़ा बलि जाती है, वो जाएगी। डन। तो अब मैं नव संवत्सर 2083 का चैप्टर यहाँ पर क्लोज करते हुए अपनी उस बात के ऊपर अब आपके साथ आगे बढ़ूंगी कि जो हमेशा आपसे चर्चा के बाद मैं कहती हूँ कि जब हमें सत्संग का मौका मिला है तो हमें फिर कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना कि अकाट्य या कुछ बहुत शानदार चीज़ आपसे मिले। जैसे पिछली बार मुझे विष्णु सहस्त्र नाम मिला था, तो ऐसे ही कुछ आप वापस से मुझे और मेरे व्यूवर्स को कुछ बढ़िया सा शानदार सा कुछ बताइए। मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि अगर लोग एक साथ बैठकर जप करें तो उसकी पावर बहुत होती है ना। तो वो मैं फिर से एक बार रीआइटरेट करूँगी कि बैठकर जाप करें। लेडीज़ जो हैं, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का जाप करें। सभी लेडीज़, जो भी उनकी उम्र है, आप देखेंगे किसी भी प्रकार का जो इन्फ्लुएंस है ना, जो गलत इन्फ्लुएंस है, वो दुर्गा जी के जाप से आपको जल्दी पकड़ता नहीं है। अब उसकी ज़रूरत है, इस बात में बहुत सारी बातें निहित हैं। अब हर स्त्री को दुर्गा होना ही होगा, है ना, रक्षा के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि त्रिशूल उठा ले या काल खड्ग उठाए, मगर अपनी रक्षा करनी होगी। हाँ। अब हर स्त्री को अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। अनेकानेक प्रकार के लोग आप पर दृष्टि बनाए हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। उनमें स्त्रियां भी हो सकती हैं। आप सोचें मेरी मित्र है, पर वो उसकी कहानी कुछ और ही, उसकी मंशा कुछ और हो। आपको गलिबल और नाइव नहीं होना है। आपको
चौकन्ना होना है, चारों तरफ क्या हो रहा है इसको समझना है और सीधे रास्ते पर चलना है और किसी टेम्पटेशन में नहीं आना है, चाहे वो फाइनेंशियल टेम्पटेशन क्यों ना हो। सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करनी है। जब नारी शक्ति सशक्त होती है तो देश आगे निकलता है। अगर हमारी शक्ति ही शत्रु के हाथ चली गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर स्त्री को दुर्गा होना होगा, हर स्त्री को भगवती को याद करना होगा। दुर्गा चालीसा इजी काम है करना, थोड़ा संस्कृत पढ़ें। ये संस्कृत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग मुझे कहते हैं संस्कृत में कैसे पढ़ूंगी, मैं कहती हूँ लिपि तो वही है, ह श क सब वही लिपि है ना, ठीक बात। तो फिर क्या मुश्किल है। आप सुनिए महिषासुरमर्दिनी को और महिषासुरमर्दिनी बनिए भी, और इसका जाप अब नियमित रूप से करिए। नवरात्रों में महिषासुरमर्दिनी पढ़िए और महिषासुरमर्दिनी हो जाइए। शानदार। उम्मीद मैं करती हूँ कि आप इस बात को न सिर्फ सुनेंगे, न सिर्फ इसके ऊपर गौर करेंगे, बल्कि चरितार्थ भी करेंगे जीवन में। और वो अगर आप करने वाले हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ताकि मुझे ये मालूम चल सके कि मैम की आवाज़ कहाँ तक पहुँची है और उनकी बातों का असर कितने लोगों के ऊपर हुआ है। तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं इस चीज़ को लेकर तो हमेशा ही हैप्पी रहती हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि कम से कम जब नव संवत्सर की शुरुआत होने वाली होती है तब तो मेरा और आपका मिलना ये लिखा हुआ है और ये आगे तक चलता रहेगा। 2032 तक की बहुत सी भविष्यवाणियां आपने पॉडकास्ट में की हैं। 2032 तक बहुत सी भविष्यवाणियां हम आपसे करवाते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।